देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि क्या होगा अमेरिका के चुनावों में। लेकिन उससे पहले जो कनाडा में हो रहा है वो चिंतित करने वाला है, और यह हम हर भारतीय को यह खबर देखनी चाहिए और समझना चाहिए। आज सबसे पहले कनाडा में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की फिक्र करना जरूरी है। हमारी चिंता का बिंदु कनाडा में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू हैं, क्योंकि ढाका मॉडल की तर्ज पर अब कनाडा में भी हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा हो रही है। उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, उनकी आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, और उन्हें मंदिर के बाहर ही बीच सड़क पर पुलिस के सामने खालिस्तानी समर्थक लाठी और डंडों से दौड़ा दौड़ाकर पीट रहे हैं। होता पहले भी था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है और कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। ट्रूडो की वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। पुलिस उल्टे हमले का विरोध जताने वाले हिंदुओं को ही बीच सड़क पर पीट रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, जेलों में ठूस रही है। यह वही कनाडा है जहां दीपावली के दिन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के बीच पहुंचकर दिए जलाए थे, उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी थी। लेकिन 48 घंटे बाद ही, यानी कि 2 नवंबर को ब्रैम्पटन शहर में हिंदू सभा मंदिर के ठीक बाहर उनके इस दावे की पोल खुल गई। हम आपको वहां से हिंदुओं पर अत्याचार के सबूत देने वाले सभी वायरल वीडियोस बस कुछ सेकंड में दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सबसे पहले वो नारे सुनिए जो हमले के बाद कनाडा में हिंदू सभा मंदिर के पुजारी ने लगाए। उन्होंने पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं से कहा, बटोगे तो कटोगे। कनाडा में अल्पसंख्यक हिंदुओं की ओर से ऐसे नारे लगाने के पीछे की वजह हिंदू सभा के मंदिर पर दिन दहाड़े हुआ हमला है। 2 नवंबर को यहां पर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना करने में जुटे थे। तभी काफी संख्या में खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान का झंडा लिए हुए मंदिर परिसर में दाखिल हुए और भगवान के सामने श्रद्धा में झुके हिंदुओं पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ऐसा कहा जा रहा है कि यहां सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले खालिस्तानी समर्थक इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ही हिंदुओं को टारगेट किया। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदुओं से मारपीट का ये 110 सेकंड का वीडियो देखिए। Shit. Oh shit. Oh man. यार ये क्या हो रहा है? Oh my God. They are entering in the temple. Oh my God. They are entering the temple. They are so violent. इसमें कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द गए जिसको लेकर हमें भी बड़ा चिंता है। आप उन शब्दों को इग्नोर कर सकते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पुलिस ने इन खालिस्तानी समर्थकों को रोकने की कोशिश नहीं की, विरोध जताने पर पीड़ित हिंदुओं से ही बर्बरता की। खालिस्तानियों को छूट और हिंदुओं से बेरहमी वाला ट्रूडो का ये जो चेहरा है, ये बेनकाब हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चा है, he's a kid, he's a kid, he's a kid, he's a kid, he's a kid. No, please, no, that's please, no, that's not that, that's wrong, that's wrong, that's wrong, that's wrong. What did he do? What did he do? We're Khalistan, right? Why don't you tell Hindus are bad, go back or whatever? Why do you put Sari At least get sensible enough. We are not doing anything wrong. Look at them. They are just yelling in front of the road. Don't even talk to these people. Tell them to Rastafari. Tell them to Rastafari. We are just they are standing. Nobody is saying anything to them. Everybody is listening. We are yelling. We are just trying to be very nice and nobody is saying anything. They'll arrest you. Of course. और हमने जो देखा इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट थ्रू आउट द डे, कह सकते हैं 4-5 घंटे जो वो लोग वहाँ पर जो भी तादाद थी 50-75-100 लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। देखा आपने कनाडा में हिंदुओं को किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। क्या उन्हें अल्पसंख्यक होने की सजा मिल रही है? क्या कनाडा में भी अब ढाका मॉडल को अपनाया जा रहा है? क्या कनाडा भी अब पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, जहां पर हिंदू होना गुनाह हो गया है? इस हिंसा को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ट्रूडो की सरकार और ट्रूडो की पुलिस का रवैया एंटी हिंदू है। ये सब कुछ चुनाव के चक्कर में हो रहा है। ट्रूडो को एक विशेष समुदाय का 8 लाख वोट पाना है। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा में सिखों की आबादी 7.70 लाख से ज़्यादा है। भारत के बाद सबसे ज़्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं और जानकार मानते हैं कि इसीलिए हिंदुओं को खुलेआम टारगेट किया जा रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद जब हिंदुओं पर हमले शुरू हुए तो अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे।
हिंदुओं की सुरक्षा का वादा किया, लेकिन उसके बाद ढाका से लेकर चटगांव तक हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले और तेज हो गए। मोहम्मद यूनुस पर आरोप लग रहे हैं कि वो कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की कठपुतली हैं, और कनाडा में पीएम ट्रूडो पर आरोप लग रहे हैं कि वो खालिस्तानी समर्थकों की कठपुतली बन चुके हैं। वरना आप खुद ही तो सोचिए कि 31 अक्टूबर को दीपावली के दिन जब उन्होंने हिंदुओं के बीच पहुंचकर सुरक्षा की गारंटी दी थी, तो फिर 2 नवंबर को ब्रैम्पटन शहर में मंदिर पर हमला कैसे हो सकता है? हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा कैसे हो सकती है? साफ है कि हिंसा करने वालों को शासन और प्रशासन की खुली छूट है। ये सब कुछ वोट बैंक के चक्कर में हो रहा है। ट्रूडो की राजनीति के चक्कर में कनाडा हिंदुओं के लिए नरकिस्तान बन चुका है। वैसे ट्रूडो ने इस हमले के बाद क्या कहा, उस पर गौर करना जरूरी है। ट्रूडो ने बयान जारी करके हमले की निंदा की है और कहा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कनाडा के हर नागरिक को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ट्रूडो की मंशा पर सवाल है। यह सवाल राजनीतिक नफे नुकसान से जुड़ा है। इस राजनीति के चक्कर में कनाडा खालिस्तानियों का अड्डा बन चुका है और वहां रहने वाले हिंदू अब सुरक्षित नहीं, उन पर हमले होने लगे। हिंदू सभा मंदिर पर हुए ताजा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि कनाडा में मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्रालय ने भी हिंसा की निंदा की, कहा कि पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ट्रूडो सरकार की है। वहीं ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इस हमले पर बयान जारी करके कहा कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने हिंसा की। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की और आरोप लगाया कि कनाडा में चाहे हिंदू हो, सिख हो या कोई और, ट्रूडो ने सभी को बांट दिया है। कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पॉलिवेरे ने भी हमले की घोर निंदा की है और कहा कि ऐसे हमले स्वीकार नहीं होंगे। लेकिन ये वही विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने लास्ट मोमेंट पर दीपावली सेलिब्रेट करने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया था। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों किया। खैर, भारत में भी अलग अलग पार्टियों और संगठनों से जुड़े लोगों ने ट्रूडो के देश में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा पर नाराजगी जताई है। अपने बयानों के जरिए कनाडा तक ट्रूडो को कड़ा संदेश भिजवाया। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे चीज की जो कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। कौन होगा अमेरिका का अगला कमांडर इन चीफ? युद्ध काल में तो यही बात करेंगे ना। हम बात कर रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल 5 नवंबर है। यह चैनल आपको एक्सक्लूसिव जानकारी वहां से देने वाला है और हमारी नॉन स्टॉप कवरेज जारी रहेगी। यह पूरा स्टूडियो तैयार कर चुके हैं हम अमेरिका के इलेक्शन को लेकर एक खास कवरेज के लिए। कल अमेरिका में करोड़ों लोग मतदान करके अपना नया राष्ट्रपति चुनेंगे, लेकिन इस बार चुनाव में जीत किसकी होगी? गधे की या फिर हाथी की? यह सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन असल में यह अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव चिन्ह है। कमला हैरिस की पार्टी डेमोक्रेट्स के चुनाव चिन्ह में गधे की तस्वीर है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स के चुनाव चिन्ह में हाथी की तस्वीर है। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, हम आपको दोनों पार्टियों के गधा और हाथी वाले सिंबल का दिलचस्प किस्सा सुनाएंगे, हिस्ट्री बताएंगे। लेकिन पहले बात ट्रंप की कर लेते हैं। एक दिन पहले जॉर्जिया की रैली में ट्रंप ने मशहूर रेसलर अंडरटेकर की सिग्नेचर धुन पर एंट्री ली। इस रैली में ट्रंप में एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास देखने को मिला। हालांकि अब कैंपेनिंग बंद हो चुकी है वहां पर। ये लास्ट डिच एफर्ट्स थे। राष्ट्रपति चुनाव में गोली खाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई अवतार में नजर आए। कभी मैकडॉनल्ड्स में काम किया, कभी पावर शॉप पहुंच गए, तो कभी कूड़े वाला ट्रक भी चलाया। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में ट्रंप ने उन 3 स्विंग स्टेट्स में ताबड़तोड़ रैलियां किए हैं जो चुनाव में बाजी को किसी भी समय पलट सकते हैं। ये वो राज्य हैं जहां दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है, अनडिसाइडेड वोटर्स हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो स्विंग स्टेट्स में बड़े मार्जिन से जीत हासिल करने वाले हैं। लेकिन क्या ट्रंप अपने ही गढ़ में हार जाएंगे? एक नए सर्वे में ट्रंप के लिए एक बुरी खबर आई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सर्वे में 47% लोगों ने माना है
कि कमला हैरिस आयोवा में जीतेंगी, जबकि सिर्फ 44% का मानना है कि ट्रंप की जीत होगी। इस पोल ने अमेरिका के बड़े बड़े इलेक्शन एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है, लेकिन ट्रंप ने इस पोल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। स्विंग स्टेट्स में ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये वो राज्य हैं जहां कभी भी पासा पलट सकता है। अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट हैं। इन स्टेट्स में कुल 117 सीटें हैं। कहा जाता है कि इन राज्यों में जिसने जीत हासिल कर ली उसका राष्ट्रपति बनना लगभग तय होता है। इसमें पहला राज्य है विस्कॉन्सिन 10 सीट, मिशिगन 15 सीट, पेंसिल्वेनिया 19 सीट, फ्लोरिडा 30 सीट, एरिजोना 11 सीट, नॉर्थ कैरोलिना 16 सीट और जॉर्जिया में 16 सीट है। ट्रंप का दावा है कि वो इन राज्यों में 3 से 4% के मार्जिन से जीत रहे हैं। तो वहीं कमला हैरिस लगातार मिडिल क्लास के मुद्दे को उठा रही हैं। एक दिन पहले फिर उन्होंने अपनी मां के साथ अपने बचपन की तस्वीर पोस्ट की। अब बस कुछ घंटों का इंतजार है, देखना होगा अमेरिकी जनता किस पर ज्यादा भरोसा करती है। मैं सीधे आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी शख्सियत के पास जिन्होंने बकायदा फर्स्ट इंडियन के तौर पर अमेरिका में ओपिनियन पोल किए थे। यशवंत जी मेरे साथ हैं, यशवंत देशमुख जी, न्यूयॉर्क से लाइव। यशवंत जी स्वागत है आपका। देखिए, जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका में पेस्टेड स्लिप्स लगाई जा रही हैं टॉयलेट्स के बाहर। जो महिला वोटर हैं वो ट्रंप के खिलाफ हैं, जो ब्लैक अमेरिकन हैं वो ट्रंप के फेवर में हैं। अब बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यशवंत जी, हमें एक क्विक राउंड अप दीजिए, अभी वहां पर आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज द फील, व्हाट इज द पल्स? सबसे बड़ी बात तो यह है, यहाँ पर जितना हमारे ट्रैकर के आंकड़े भी बता रहे हैं बाकी सबके साथ में, कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पे मामला बहुत ज्यादा कांटे का है। 1% का आंकड़ा है। इनफैक्ट अभी मैं यहाँ के पोल ऑफ द पोल्स को देख रहा था, अपने नंबरों को हटा करके कि देखें बाकी सबका क्या है, हिसाब किताब है। तो सब कुल मिलाकर के 48% वोट कमला हैरिस को और 47% वोट इस समय आ रहा है पोल ऑफ द पोल्स में, यानी 1% का अंतर है। और 1% का अंतर दरअसल कमला हैरिस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा अंतर मैं नहीं मानता। कारण यह है कि जैसे आप भारत में अगर सोचें कि बीजेपी बहुत लंबे मार्जिन से जीतती है गुजरात में या और उनके गढ़ों में, लेकिन कम मार्जिन से कांटे वाली टक्कर हार जाती है, उसी तरह से डेमोक्रेट्स का यहाँ पे हिसाब किताब यह है कि कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क जो उनके गढ़ है वहां पे उनका मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। उस मार्जिन के कारण राष्ट्रीय लेवल पे उनका वोट शेयर बढ़ जाता है 1-2%। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कांटे के मुकाबले में वो लोग उतना जीत रहे हैं। यही स्थिति 2016 में हुई थी जब हिलरी क्लिंटन हार गई थी। दरअसल उस गलतफहमी का वो शिकार हुई थी। विस्कॉन्सिन जैसे राज्य में वो चुनाव प्रचार करने नहीं गई थी ये सोच करके कि यहां जाने की जरूरत क्या है, हम तो जीत ही रहे हैं, और विस्कॉन्सिन वो हार गई थी। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स अभी तक जितने आंकड़े दिख रहे हैं, जितने लंबे मार्जिन से उनको जीतने की उम्मीद या बहुत ज्यादा हौसला उनका बढ़ा हुआ था, मुझे वैसे आंकड़े दिख नहीं रहे हैं। मामला बहुत बुरी तरह से अटका हुआ है, फंसा हुआ है, कांटे की लड़ाई है। 7 जो आपने अभी स्विंग स्टेट बोले, सच्चाई यह है कि उन 7 स्विंग स्टेट में 1% का भी मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो ऐसे में यशवंत जी मामला बहुत ही पेचीदा होने वाला है। हम आगे अपने दर्शकों को बताने वाले हैं कि इलेक्टोरल वोट्स और पॉपुलर वोट्स में क्या फर्क है, वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन आप मुझे 2 चीजें बताइए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो मुझे बताइए, क्या ये बात सही है कि जो महिला वोटर हैं वो कमला हैरिस की तरफ टिल्टेड है? नंबर 1। नंबर 2, क्या वहां पर ये बात सही है कि जो यूथ है वो ट्रंप की तरफ टिल्टेड है? क्या ये बात सही है? 2 बातें अलग अलग हैं। महिला मतदाताओं का जो झुकाव है वो कमला हैरिस की तरफ ज्यादा है, ये बात सत्य है। सभी आंकड़ों में बात आ रही है। उसका मुख्य जो कारण है, जो एक बहुत यहाँ पे विवादित मुद्दा है गर्भपात का, एबॉर्शन का, उसके ऊपर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक पुराने फैसले को पलटा और महिलाओं से ये कहा गया, बात हुई कि उनका अधिकार ले लिया गया है एक तरीके से, कि ये सरकार ज्यादा बेहतर डिसाइड करेगी कि गर्भपात करने का अधिकार महिलाओं को है कि नहीं। बहुत सारे राज्यों में बहुत बड़ा मुद्दा वो एक बना। और लोगों को ये बात सामान्यतः पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट भी पार्टीजान तरीके से
रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अपॉइंटमेंट के हिसाब से चलता है, तो उसका एक नुकसान जरूर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिपब्लिकन्स को हुआ है महिला मतदाताओं में। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही विचित्र तरीके से दो नए वोट बैंक उभरे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। उनमें से एक है लैटिनो वोटर, जो कि दक्षिण अमेरिकी मूल के जो मतदाता हैं, जो हमेशा डेमोक्रेट्स को एक तरफा वोट देते रहे हैं। उनमें एक बहुत बड़ा चंक ऐसा निशान आया है जो अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर झुक रहा है, और ये बात डेमोक्रेट्स के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है कई राज्यों में। पहली बात ये। दूसरी बात, असंभव मानी जाती थी अब तक, लेकिन सभी आंकड़ों में अब एक बात आ रही है विचित्र तरीके से कि अश्वेत मतदाताओं में जो पुरुष अश्वेत मतदाता है, वो भी युवा, उनका एक बड़ा हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप की ओर जा रहा है। जो अच्छा, मैं इसमें एक चीज के लिए पहले माफी मांगना चाहूंगा। मैं ब्लैक अमेरिकन नहीं, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, उसके लिए माफी चाहूंगा, अश्वेत मतदाता। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, बहुत क्विक रिएक्शन यशवंत जी, इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि बराक ओबामा इस बार खुलकर कैंपेनिंग करने नहीं उतरे? न केवल खुल के कैंपेनिंग नहीं करने के लिए उतरे, बल्कि उन्होंने सबसे अंत में जाकर के एंडोर्स किया कमला हैरिस को। बहुत लंबे समय तक बराक ओबामा चुप रहे, उन्होंने एंडोर्समेंट तक भी ठीक से नहीं दी थी। मुझे लगता है उसका भी एक असर हुआ है। लेकिन कई बार एक बड़ी विचित्र सी चीज सामने आती है, वो ये कि इकॉनमी यहां पे जिस तरीके से खराब रही है, महंगाई हम सोचते हैं केवल भारत जैसे मुल्कों में मुद्दा बनता है, ऐसा नहीं है निशांत। इस समय यहां पर सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा है महंगाई। घर खर्च लोगों का नहीं चल पा रहा है। ये आश्चर्यजनक किंतु सत्य बात है। अमेरिका की राजनीति में अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर मुल्क माना जाता है, लेकिन आज यहां पर महंगाई और घर खर्च न चला पाना, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और जिस इमिग्रेशन की हम लोग बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये एक घुसपैठिए, जो हमारे यहाँ भारत में जो शब्द प्रयोग होता है कि इलीगल तरीके से जो भारत में आके रुक रहे हैं, वो भी एक अलग तरीके से। जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आप इतनी सुबह वहां पर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आपको बता दूं, इस वक्त न्यूयॉर्क में करीब सुबह के 11 बज रहे हैं और वहाँ पर एकदम चरम पर चीज़ें चल रही हैं। अगर आप टाइम स्क्वायर चले जाएं तो अभी से आपको वहाँ पर कलर्स ऑफ इलेक्शन दिखाई देंगे। न्यू जर्सी जहाँ पे इंडियंस हैं, वहाँ पर चले जाएं। लेकिन ट्रंप जीत का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन फाइनल वोटिंग से ठीक पहले ट्रंप कैंपेन का एक इंटरनल ईमेल लीक हो गया है। एक्सियोस के हवाले से खबर आई है और इस ईमेल का जो संकेत है वो ट्रंप के लिए शुभ नहीं है। ट्रंप कैंपेन की को मैनेजर सूजी वाइल्स का एक ईमेल लीक हुआ है। इस ईमेल में उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे ऐसा लगता है कि ट्रंप की टीम किसी भी तरह के नतीजे के लिए तैयार है। इस ईमेल के कुछ शब्दों पर गौर करते हैं। सूजी वाइल्स ने इस ईमेल में लिखा है, शुड वी बी विक्टोरियस। इसका अर्थ है हमें विजयी, क्या हमें विजयी होना चाहिए या हम विजयी हो सकते हैं। इसके अलावा इस लीक्ड ईमेल में लिखा है गॉड विलिंग, जिसका हिंदी में अर्थ है अगर भगवान ने चाहा तो। इसके अलावा इसमें लिखा है रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस, जिसका अर्थ है चुनाव के नतीजों की परवाह किए बिना या चुनावी नतीजों की बेफिक्री से। ईमेल में इस तरह के शब्दों का चुनाव विश्लेषकों को संदेह हो रहा है कि कहीं ट्रंप की टीम को उनकी हार का डर तो नहीं सता रहा है। वैसे इस चुनाव में ट्रंप और कमला में कांटे की टक्कर क्यों है, इसकी 5 बड़ी वजह अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहली वजह यह है कि कमला हैरिस ने चुनाव में ट्रंप से ज्यादा फंड जमा किए हैं। यह इंटरेस्टिंग है और यह फोर्ब्स का डेटा हम लेकर आ रहे हैं। कमला ने करीब $539 मिलियन, जबकि ट्रंप ने $390 मिलियन का फंड इकट्ठा किया है। बावजूद इसके कि इलॉन मस्क इनके साथ हैं, लेकिन कमला ने छोटे छोटे पॉकेट से फंड्स लिया है। इससे लगता है कि लोग उनके साथ ज्यादा हैं। फंड देने वाले व्यक्तियों की संख्या ट्रंप से 2.5 गुना ज्यादा है कमला के पास, यानी कॉमन मैन से फंड मिला है उनको। दोनों में कांटे की टक्कर की दूसरी बड़ी वजह है लोगों की बाइडेन से नाराजगी, जबकि सत्ता विरोधी लहर ट्रंप के पक्ष में, एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं। तीसरी वजह है ट्रंप का कट्टर राष्ट्रवाद लोगों को पसंद आ रहा है, जिसको कहते हैं ना नेशनलिज्म जो उनका है। प्रवासियों के मुद्दे पर कठोर स्टैंड से कमला के मुकाबले ट्रंप का पलड़ा भारी है। ये वहां पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खासकर जिस तरीके से दुनिया में टर्मोइल है। दोनों में कांटे की टक्कर की चौथी वजह है महिला वोटर्स। महिला वोटर्स में कमला हैरिस ट्रंप के मुकाबले ज्यादा पॉपुलर है, जो कि अभी आपको यशवंत जी भी बता रहे थे। गर्भपात के मुद्दे पर कमला के स्टैंड को लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि दोनों में
कड़े मुकाबले की 5वीं वजह युद्ध है, रूस यूक्रेन जंग, और पश्चिम एशिया में युद्ध से लोग डेमोक्रेट से नाराज हैं, जबकि युद्ध रुकवाने का ट्रंप का वादा लोगों को पसंद आ रहा है। अब वो चीज है जो आपको सबसे ज्यादा समझना जरूरी है, और बड़ा ही सिंप्लीफाइड तरीके से फिक्र की ये टीम आपके सामने लेकर आई है। जल्दी से आप समझ लीजिए कि अमेरिका में चुनाव होते कैसे। ध्यान से देखिएगा, अमेरिका में मुख्य तौर पर 2 दल हैं, रिपब्लिकन पार्टी जिसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं, और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी उम्मीदवार कमला हैरिस है, और बाइडेन भी डेमोक्रेट पार्टी के। आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाता हूं। डेमोक्रेट के ही क्लिंटन थे जो भारत में बहुत पॉपुलर थे, डेमोक्रेट के ही ओबामा भी थे। खैर, पहले दोनों दल अपने अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं प्राइमरीज के थ्रू, वहां पर प्राइमरीज होती हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य के पास इलेक्टोरल वोट है। अब इलेक्टोरल वोट क्या होता है? जितनी ज्यादा जनसंख्या उतने ज्यादा वोट, इलेक्टोरल वोट। इन सभी राज्यों के लोग अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट करते हैं, जिससे यह तय होता है कि 538 इलेक्टोरल वोट्स किसके पास जाएंगे, और इसी से राष्ट्रपति चुनाव का फैसला होता है। 270 चाहिए होते हैं जीतने के लिए। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम कहते हैं, इसमें सीधे जनता के वोट से राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है। हर राज्य में जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाती है, उस राज्य के सारे इलेक्टोरल वोट्स उस पार्टी को मिल जाते हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत होती है। जो यह हासिल कर लेता है वो जीत जाता है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2020 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट्स मिले थे, जबकि रिपब्लिकन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्मीदवार को पूरे देश में सबसे ज्यादा लोगों के वोट मिलते हैं, इसे पॉपुलर वोट कहते हैं। लेकिन ज्यादा वोट मिलने पर भी इलेक्टोरल वोट कई बार कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उस स्टेट का जो वेटेज है वो कम है। इसीलिए अंत में वही जीतता है जिसे 270 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हिलेरी क्लिंटन और एल गोर को पॉपुलर वोट तो मिले, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स नहीं मिल पाए। खैर, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिससे हमने शुरुआत की थी, गधा और हाथी की लड़ाई। अब आपको अमेरिकी चुनाव के गधे और हाथी वाला कनेक्शन भी बता देते हैं। वैसे तो अमेरिकी चुनाव में 196 साल पहले यानी वर्ष 1828 से ही गधे और हाथी का जिक्र होता आया। इसकी शुरुआत एक कार्टून से हुई थी। वैसे गधे को डेमोक्रेट से जोड़ा जाता है, जबकि हाथी को रिपब्लिकन से। लेकिन यह 1960 में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। डेमोक्रेट उम्मीदवार जॉन एफ कैनेडी कैंपेन के लिए अमेरिकी राज्य ऑरेगन पहुंचे थे। यहां उनके समर्थक अपने साथ 2 गधों को लेकर आए थे। कैनेडी ने गधों को सहलाया और उन्हें लाने वालों की तारीफ की। इसी चुनाव में कैनेडी के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी से रिचर्ड निक्सन उम्मीदवार थे। एयरपोर्ट का उनका स्वागत पेपर से बने एक बड़े हाथी के जरिए किया गया। निक्सन ने हाथी बनाने वाले की खूब तारीफ की थी। नतीजा यह हुआ कि दोनों ही पार्टियों ने गधे और हाथी को अपनी परमानेंट पहचान बना ली, जो कि अब तक जारी है। हालांकि इसकी शुरुआत अब्राहम लिंकन के दौर पर शुरू हुई थी, वो भी एक कार्टून से। खैर, अमेरिकी चुनाव को कवर करने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम अमेरिका में मौजूद है। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिए। कोरोना काल में भी जब बाइडेन जीते थे, तब भी मनीष झा वहां पर मौजूद थे, अभी भी वहां पर मौजूद है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसे में TV9 की टीम अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाकर वहां पर मौजूद लोगों से बात कर रही है कि आखिरकार व्हाइट हाउस में किसकी एंट्री होगी। मेरा चॉइस इस बात पे है कि कौन है जो कि बेस्ट करेगा अमेरिका के लिए। उसमें ना कलर आता है, ना जेंडर आता है, कुछ भी नहीं आता है। वो वही बंदा कर सकता है जो कि जिसके पास एक ड्रीम हो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कि हमें ट्रंप क्यों चाहिए, वो हमारे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए वो अच्छे हैं। क्योंकि जो टैक्स डिडक्शन होता है उसमें भी, और दूसरा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स उसको जो कंट्रोल कर सकेगा। ट्रंप साहब कह रहे थे कि अगर मैं बना तो मालामाल बंद कर दूंगा अमेरिका के लोगों को, और अगर कमला हैरिस बनी तो कंगाल हो जाएंगे लोग। ये सही बात है ना कि अमेरिका मालामाल ही था, कंगाल 4 साल में हुआ। वहाँ पर कमला हैरिस कहती है मैं इंडियन हूँ, उसने एक बार कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, उसने आगे आकर के फ्रंट फुट पे खेल करके बोला कि हाँ मैं इनको फिक्स करूँगा। ये हिंदू लाइव्स मैटर, ये हम लोगों को उठाना पड़ेगा। हम लोग जो अमेरिका में हैं या वेस्टर्न यूरोप में हैं, हम लोगों को हल्ला करना पड़ेगा उसके लिए कि ऐसा भी होता है।
और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज हमने इस फाइल में आपके लिए 4 खबरों पर रिपोर्ट तैयार की है। कहां के इलेक्शन से हम कहां पर लेकर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए हमारे शो में वैरायटी। चुनावी राज्यों की बात करें तो झारखंड में आज प्रधानमंत्री ने पहली रैली की। उन्होंने घुसपैठ का मुद्दा उठाकर मौजूदा सोरेन सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र से 2 बड़े अपडेट हैं। राज्य में आज नामांकन वापस लेने की समय सीमा खत्म हो गई, तो बागियों का नया स्टेटस आपको बताएंगे। बागी रिबेल्स बहुत बड़ा फैक्टर था। महाराष्ट्र में विपक्ष की मांग पर चुनाव आयोग ने डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया। पहले झारखंड में भी ऐसा फैसला हुआ था। इसके अलावा चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां 370 के मुद्दे पर विधानसभा में सियासत उबलने लगी। आज फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट डे था। मतलब जम्मू कश्मीर में भले ही चुनाव खत्म हो चुका हो, लेकिन नेताओं के तेवर चुनावी लग रहे हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी की रैली से करते हैं। एक दिन पहले पार्टी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद आज वो झारखंड पहुंचे। सुबह 11:30 बजे गढ़वा और दोपहर 3 बजे चाईबासा में उन्होंने जनसभाएं की। अपनी पहली ही रैली में पीएम मोदी ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। रोटी बेटी माटी का स्लोगन दिया। अपने भाषण में उन्होंने खुलकर तो हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी सरकार को लेकर सवाल खूब उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, पेपर लीक, तुष्टीकरण और बांग्लादेश से घुसपैठ जैसे मुद्दे उठाए। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड की सभा में घुसपैठ का जिक्र किया था। आखिर बीजेपी घुसपैठ के मुद्दे पर इतना बल क्यों दे रही है, इसे लेकर हमने रिसर्च की। दरअसल इसके पीछे संथाल परगना रीजन में सीटों का समीकरण है। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से इस इलाके की डेमोग्राफी बदलने का दावा कर रही है। इसे लेकर सितंबर में केंद्र सरकार ने जनगणना का जो डेटा का जिक्र करते हुए झारखंड हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। इसमें बताया गया था कि 1951 की जनगणना के हिसाब से संथाल परगना की कुल आबादी 23,23,000 थी, जिसमें हिंदू 90.37%, मुस्लिम 9.43%, ईसाई 0.18% थे। और 2011 की जनगणना में संथाल परगना की कुल आबादी बढ़कर करीब 70 लाख हो गई। इसमें हिंदुओं की जो आबादी है वो करीब 67.95%, मुस्लिम आबादी 22.73% और ईसाई 4.21% है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर बीजेपी कह रही है कि आदिवासियों की आबादी 16% तक घट गई, जबकि मुस्लिम 20 से 40% तक बढ़ गए। अब इन आंकड़ों को सीटों के लिहाज से समझते हैं। संथाल परगना के 6 जिलों में विधानसभा की 18 सीटें हैं। 2019 में जेएमएम अकेले यहां 9 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें गई थी। यानी बीजेपी यहां कमजोर, जबकि जेएमएम मजबूत स्थिति में। 81 सीटों वाले झारखंड में जेएमएम का यह किला अगर टूट गया तो बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर पीएम ने जो लकीर खींची है, पार्टी उसी पर आगे बढ़ेगी। तय है कि राज्य में बढ़ती घुसपैठ के आरोपों पर चुनावी लड़ाई तेज होने वाली है। झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना या एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। झारखंड से अब दूसरे चुनावी राज्य महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, जहां आज नामांकन वापस लेने की आखिरी दिन था। चाहे महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों गठबंधन
गठबंधन जो थे वो बागियों से परेशान थे, उन्हें मनाने में जुटे हुए थे। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने चुनावी मैदान से हटने वाले नेताओं का डेटा जुटाया, जो बताता है कि लगभग सारे बागी आखिरी घड़ी में मान गए। लेकिन माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे के लिए टेंशन कम नहीं हो पाई। आपको हम सीटों के साथ कुछ नाम और नंबर्स दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अन्य को मिलाकर अलग अलग दलों से जुड़े कुल 51 बागियों ने नामांकन वापस ले लिया है। इनमें बीजेपी के 10, शिंदे गुट के 8 और अजीत पवार गुट के 6 नेता हैं। मतलब महायुति में ये जो आंकड़ा है वो 24 का है। उधर कांग्रेस के 11, उद्धव गुट के 6 और शरद पवार गुट के 4 बागी भी आखिरी वक्त में मान गए। महाविकास आघाड़ी में यह आंकड़ा 21 का है, वहां 24, यहां 21। यहां बागियों को मनाने में दोनों गठबंधनों का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर है। अन्य उम्मीदवारों की संख्या 6 है। बड़े शहरों में बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से नामांकन वापस ले लिया। शिंदे गुट के अविनाश राणे अणुशक्ति नगर की रेस से हट गए हैं। यहां अजीत गुट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक मैदान में है। कांग्रेस उम्मीदवार मधुरिमा राजे छत्रपति समय सीमा समाप्त होने से कुछ मिनट पहले कोल्हापुर उत्तर की चुनावी दौड़ से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस के मुख्तार शेख कस्बा पेट सीट से पीछे हट गए हैं। उद्धव गुट के बाबूराव माने ने धारावी से अपना नाम वापस ले लिया। यहां से कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ की बहन उम्मीदवार। लेकिन माहिम, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, वो हॉट फाइट वाली सीट बनी रही है। पार्टी नेतृत्व के दबाव के बावजूद शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार सदा सरवणकर ने नाम वापस नहीं लिया। यहां उनका मुकाबला एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से होगा। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। हमारे सभी लोग ने पीछे लिया है। हमारा सबका कहना यही है कि महाविकास आघाड़ी का जो अधिकृत उम्मीदवार होगा उसके लिए सभी मिलकर काम करेंगे। जितने भी हमारे थे सभी ने पीछे ले लिया है और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनानी है। हमारे बहुत सारे जो कार्यकर्ता रिबेल इस नाते अगर उन्होंने अर्जी भरा होगा तो वो अभी वापस लेने की प्रक्रिया हो गई है और अभी हम एक दिल से महायुति की तरह चुनाव लड़ेंगे। There are some rebels, of course, there. We could successfully withdraw their forms. Some of them are remaining. I don't think which is going to affect the election as much because Bharatiya Janata Party Karyakarta has a very different makeup where they follow finally the party orders. जब इलेक्शन लड़ना था तब मेरा एक ही एम था, कोई सामने हो या ना हो, मुझे सब तक पहुंचना है, मुझे मेरी विजन बतानी है। वो उनका विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं, मैं मेरा विजन लेके आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, राजनीतिक दल भले ही आखिरी वक्त में बागियों को मनाने में लगभग कामयाब रहे, लेकिन महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का पत्ता कट गया है। कांग्रेस, शिवसेना और उद्धव गुट समेत कई दलों ने उन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आज चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से तुरंत हटाने का आदेश दिया। साथ ही मुख्य सचिव को कल दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने का भी निर्देश दिया, जिसके बाद नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति होगी। रश्मि शुक्ला को लंबे समय से हटाने की मांग होती रही है। कांग्रेस ने 3 बार उनकी शिकायत की थी। कांग्रेस और उद्धव गुट का आरोप है कि रश्मि शुक्ला बीजेपी की मदद करती थीं, विपक्षी नेताओं के फोन टैप करती थीं। रश्मि शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इन आरोपों के साथ विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि जब झारखंड में डीजीपी को बदला जा सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को चुनाव आयोग ने हटाया था। उनके खिलाफ भी शिकायत की गई थी। अब महाराष्ट्र को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत कर रहा है, लेकिन सवाल भी उठा रहा है कि उन्हें हटाने में इतना समय क्यों लगा। चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस तरह से एक आईपीएस पोस्ट पे बैठकर राज्य की पुलिस महासंचालक पद पे बैठने के बाद बीजेपी को सपोर्ट करने वाली ये अधिकारी थी, अपोजिशन वालों के फोन टैपिंग करने का काम ये कर रही थी। इनके बारे में हमने कई बार कंप्लेंट की, इनके ऊपर एफआईआर था। कांग्रेस इस प्रकार से किसी भी महिला अधिकारी को सार्वजनिक तरीके से टारगेट करना और टॉर्चर की तरफ लेके जाना, इस प्रकार का रवैया कांग्रेस का, ये अच्छी बात नहीं है। ये कांग्रेस के ऊपर भी कभी उल्टा हो सकता है।
पुलिस कमिश्नर्स हों या पुलिस में कार्यरत हों, उनके ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है वो इन पे क्यों नहीं लागू हो रहा था? तो कहीं ना कहीं उनका कोई समर्थन कर रहा था, और वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वहां से हो रहा था। अब इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जनता के हित में होगा। अब तो ये भूमिका स्पष्ट करे महाविकास आघाड़ी के लोग कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि नहीं। आज ये निर्णय रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर का उन्होंने मांग की और हुआ, तब आज चुनाव आयोग निष्पक्ष, कल इनके मन का नहीं हुआ तो पक्षपाती, ये दोगलापन कांग्रेस न करे। चुनावी राज्य के बाद अब उस राज्य की बात करते हैं जहां चुनाव तो खत्म हो गए लेकिन चुनावी हैंगओवर बरकरार है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के जो नतीजे आए करीब 1 महीना हो गया है, लेकिन पीडीपी के एक विधायक ने दफन हो चुके अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए विधानसभा सत्र के पहले ही दिन अतिरिक्त मेहनत की। पुलवामा की पीडीपी विधायक वहीद पारा की इस अतिरिक्त मेहनत ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आज जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल रहीम राथर विधानसभा अध्यक्ष बने, उसके तुरंत बाद वहीद पारा ने 370 का प्रस्ताव पेश कर दिया। इस पर बीजेपी के सभी 28 विधायक खड़े होकर विरोध जताने लगे।